अब धर्मगढ़ के आदर्श राजा बन चुके थे। राज्य में न्याय, कला, विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन था। लोग उन्हें गुंजन राज कहने लगे थे, क्योंकि उनका शासन मानो सुरों की तरह मधुर था। लेकिन हर प्रकाश की एक छाया होती है। महल के ही एक गुप्त हिस्से में, जहां राजा के पूर्वजों के चित्र लगे थे, वहां का एक वृद्ध सेवक प्रलंभ वर्षों से छिपकर प्राचीन राक्षसी ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। धर्मगढ़ को भीतर से झुकाकर एक छाया संस्कृति का उदय करना। शहर में अचानक लोग स्वप्नों में डरावने दृश्य देखने लगे। कई मंदिरों की मूर्तियां चटकने लगीं, नदियों का जल काला हो गया। राज दरबार के विद्वान इसे छाया माया नामक प्राचीन जादू बता रहे थे, जो किसी राक्षसी वंशज द्वारा रचा जा सकता था। सोमकेतु ने धर्म विवेक दल को पुनः सक्रिय किया। प्रलंभ ने एक यंत्र तैयार किया, माया कवच, जो किसी भी सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना सकता था। उसके प्रभाव से कुछ दरबारी भ्रमित हो गए। राज्य के भीतर ही विश्वासघात की लहर चल पड़ी। प्रजा में एक नया समूह उभरने लगा, जो कहता था, शांति दुर्बलता है, युद्ध ही सच्चा उत्तर है। राजा सोमकेतु के भीतर दो स्वर उठे। एक कहता तलवार उठाओ, दूसरा कहता समझ से सुलझाओ। उन्होंने अपने गुरु ऋषि दयानंद से मार्गदर्शन लिया, जो हिम गुफा में रहते थे। ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया, जो सत्य के साथ मौन है, वो भी अधर्म का साथी है। सोमकेतु ने महल की परंपरा के विरुद्ध जाकर आम जनता को एकत्र किया। उन्होंने सबको सच्चाई बताई और कहा, अब निर्णय तुम्हारा है, मेरा नहीं। प्रजा जाग गई। वे समझ गए कि अंधकार की छाया भीतर से उठी है। धर्म विवेक दल ने प्रलंब की गुफा ढूंढ निकाली। एक भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन ये युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि मंत्र और विवेक से लड़ा गया। सोमकेतु ने माया कवच को नष्ट किया। प्रलंब ने अंत में स्वीकार किया कि वो विराट देव के समय के एक रक्षक का पुत्र था, जिसे युद्ध में कर्तव्य पालन न करने के लिए दंड मिला था। वो प्रतिशोध से जलता रहा। सोमकेतु ने कहा, प्रतिशोध की ज्वाला अंततः उसी को जलाती है जो उसे जलाता है। प्रलंब ने प्रायश्चित किया और हिमालय की ओर तप करने चला गया।